Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with you forever. And today we are going to get discuss about the coherent sources of light and intensity of the coherent sources of light. So साथियों आज हम कला संबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत और कला संबद्ध स्रोत के लिए तीव्रता का सूत्र का निगमन इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें कलांतर समय परिवर्तन के साथ नियत रहता है, अर्थात ऐसे प्रकाश स्रोत जिनकी कला का मान समय परिवर्तन के साथ नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। और कला असंबद्ध क्या होंगे? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें कलांतर का मान बदलता रहता है, अर्थात ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें समय परिवर्तन के साथ साथ कला का मान परिवर्तित होता है, ठीक है ना? ये तो इससे कलांतर का मान भी बदलता रहेगा। ऐसे प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो हम अपनी बात को सिर्फ कला संबद्ध स्रोत तक ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिनमें कि कलांतर का मान समय परिवर्तन के साथ नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और इसके लिए तीव्रता वक्र ज्ञात करेंगे तो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेंगे, ठीक है ना, जिसे हम व्यतिकरण बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अध्यारोपण का सिद्धांत आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में संचरित होती हैं तो किसी क्षण उनका परिणामी विस्थापन उनके विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे व्यतिकरण भी कहते हैं और अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में कहीं पर आयाम अधिकतम होंगे और जहां अधिकतम होंगे आयाम वहां तीव्रता का मान भी अधिकतम होगा, और जहां आयाम न्यूनतम होंगे वहां पर तीव्रता का मान भी न्यूनतम होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में संचरित होती हैं तो किसी क्षण उनका परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये वेक्टर का निशान लगा है, ये बता रहा है कि सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत के लिए हम मानते हैं कि किसी द्रोणिका में भरे हुए किसी द्रव के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके दो स्रोत S1 और S2 है, जहां से हमने जैसे किसी द्रोणिका में द्रव भरा, हमने दो बिंदुओं पर स्पर्श कर दिया तो स्पर्श करने से तरंगें संचरण शुरू हो जाएंगी और कुछ समय बाद किसी बिंदु पर मिलेंगी। तो देखिएगा, माना किसी द्रोणिका में भरे हुए द्रव के किन्हीं दो बिंदुओं पर स्पर्श करने से तरंगें संचरित होती हैं, जो दिए गए चित्र के अनुसार हैं। ये इस प्रकार से तरंगें द्रव में संचरित होंगी और कुछ समय बाद किसी बिंदु P पर मिलती। तो S1P इक्वल टू मान लेते हैं Y1 इक्वल टू A cos ओमेगा टी और S2P इक्वल टू Y2 इक्वल टू A cos ओमेगा टी। ये दोनों समान कला में हैं, अर्थात कलांतर क्या है? शून्य है। तो Y इक्वल टू Y1 प्लस Y2 अध्यारोपण के सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं। तो देखते हैं, ये हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2A cos ओमेगा टी, और अगर इसकी तुलना करें तो A cos ओमेगा टी लिखा है, जहां A इक्वल टू 2A है और A क्या है? आयाम। ध्यान रखिएगा। और तीव्रता किस तरीके से आयाम पर निर्भर करती है? I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, ठीक है। तो I इक्वल टू KA स्क्वायर, या हम इसको बेसिक मान लेते हैं I0। तो इसके हिसाब से देखें, ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 के अनुसार I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर यानी I प्रोपोर्शनल 2A का होल स्क्वायर, या I इक्वल टू 4
के ए स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो I इक्वल टू 4I0। इसका मतलब अधिकतम तीव्रता प्राप्त है, अधिकतम तीव्रता। और अधिकतम तीव्रता जब प्राप्त होती है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण का मतलब ये होता है कि जहां आयाम पोषित हो, प्रतिपालित हो, बढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा हो, ये कुछ भी कह सकते हैं, तो वहां अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। यानी यहाँ पर कौन सा व्यतिकरण हुआ? संपोषी व्यतिकरण। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तो पहली स्थिति थी। अब इनके विस्थापनों में, कला में भी कुछ मान ऐसे हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे कोई बिंदु, अब ये कोई बिंदु Q है, ये S1 है और ये S2, यहाँ से तरंगें संचरित हो रही हैं। ये मान लेते हैं कि S2Q का मान है 9 लैम्डा और S1Q का मान है 7 लैम्डा। तो अब यहाँ दोनों के बीच में पथांतर कितना होगा? S2Q माइनस S1Q, ये है पथांतर, दोनों के द्वारा चला गया पथ का अंतर। तो S2 तरंग जो थी Q तक गई और S1 तरंग Q तक गई, तो इनकी दूरियां हैं S2Q और S1Q। तो ये पथ हैं और पथों में जो चले गए हैं लंबाइयां, उनका अंतर कर देंगे तो वो पथांतर होगा। तो 9 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा। ये पूर्णांक मान है। एक बार देखिएगा, अभी हम पूर्णांक मान के हिसाब से कर रहे हैं, तो कलांतर हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, ये होता है। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 4 पाई। तो अब जो होगा, अतः y1 a cos ओमेगा t है, तो y2 हो जाएगा a cos ओमेगा t माइनस 4 पाई, इसका मान भी a cos ओमेगा t ही आया। तो अब फिर y इक्वल टू y1 प्लस y2, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, तो y इक्वल टू a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, 2a cos ओमेगा t, या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो ये I का मान फिर 4I0 आएगा। यानी ऐसी स्थिति में जब पथांतर पूर्णांक हो, पूर्ण गुणज के रूप में हो, तब तीव्रता अधिकतम होगी, यानी संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होंगे। ध्यान रखिएगा, अभी हमने पहली स्थिति में यहाँ पर देखा कि अब पथांतर कैसा है, पूर्णांक के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में, तो कलांतर ये आएगा। अब पहली तरंग का विस्थापन ये है, तो दूसरी में cos ओमेगा t माइनस 4 पाई होगा। अब ये मान आ जाएगा, योग करेंगे तो ये परिणामी विस्थापन, तीव्रता निकालेंगे तो अधिकतम, अर्थात संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, अब हम ऐसी स्थिति ज्ञात करते हैं कि जहां पर पथांतर भिन्नात्मक हो और ऋणात्मक भी हो। तो हम अब नई स्थिति पर विचार करते हैं। अब ऐसा कर देते हैं कि S1 R है और ये S2 R, ठीक है ना। अब ऐसे मान लेते हैं कि ये है ये मान लेते हैं 7.25 लैम्डा है और S1Q का मान लेते हैं 9.75 लैम्डा। ये है R और ये S2R है। तो अब जो पथांतर होगा, देखिएगा पथांतर क्या होगा, S2R माइनस S1R, तो ये आ जाएगा 7.25 माइनस 9.75 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2.5 लैम्डा, और वो भी कैसा, निगेटिव। तो कलांतर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, तो ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू माइनस 2.5 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 5 पाई और वो भी निगेटिव। तो अब अगर हम इनके विस्थापन समीकरण देखें, तो y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t और y2 इक्वल टू a cos
ओमेगा टी माइनस और माइनस 5 पाई, तो ये हो जाएगा प्लस 5 पाई, तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। हल करके देख लीजिएगा। अब इनको अगर हम जोड़ें फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो देख रहे हैं ए कॉस ओमेगा टी और माइनस ए कॉस ओमेगा टी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर आई जो होगी तीव्रता 0 रहेगी अर्थात मिनिमम होगी, तो ये होगा विनाशी व्यतिकरण। अब इसको विनाशी क्यों बोला गया, क्योंकि ये सारे आयाम को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। आप इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं 0 कॉस ओमेगा, आयाम 0 है तो तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो दो स्थितियां हैं, जब तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही थी तब संपोषी व्यतिकरण, और जब तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हो रही है तो विनाशी व्यतिकरण। तो इनके व्यापक समीकरण अगर हम देखें तो ये इस तरीके से होंगे कि संपोषी व्यतिकरण, इसमें हो जाएगा S2, मान लीजिए कि ये दो S1P और S2 किसी बिंदु के लिए जनरली हम डिनोट कर रहे हैं जहाँ पर ये तरंगें एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं। तो संपोषी स्थिति के लिए ये S2P अंतर S1P इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा, और विनाशी के लिए हो जाएगा S2P अंतर S1P इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा। अब हम अगर इसको ऐसे दिखाएं, देखिएगा ये तो हो जाएगा इस तरीके से, किसी बिंदु का इनके तरंगों का बिंदुपथ है, इस प्रकार से होगा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ठीक है ना। इन बिंदुओं पर जो पथांतर का मान मिलेगा, पथांतर होगा वो प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा, प्लस माइनस 3 लैम्डा, इस तरीके से इनका ये बिंदुपथ मिलेगा। तो माना हम दो तरंगें जिनका विस्थापन समीकरण a cos ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, इस प्रकार से दो तरंगें हो सकती हैं। तो परिणामी विस्थापन y1 प्लस y2 a cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5, तो इसको हम cos c प्लस cos d इसके सूत्र से हल कर देंगे। तो a इंटू 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 2 ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2a cos ओमेगा टी प्लस 5/2 इंटू cos माइनस 5/2। तो देखिएगा ये cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ये होता है, तो इसी सूत्र से ये हो जाएगा cos 5/2, तो y इक्वल टू 2a cos 5/2 इंटू cos ओमेगा टी प्लस 5/2 इतना है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 2a cos 5/2 इंटू cos ओमेगा टी प्लस 5/2, y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5/2 ऐसे लिखा है, जहाँ a का मान कितना है 2a cos 5/2, और तीव्रता आयाम के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो I प्रोपोर्शनल 2a cos 5/2 होल स्क्वायर, तो I इक्वल टू k 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 ये आ जाएगा। अब इसको हम देखिएगा I इक्वल टू 4ka स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, जिसकी जगह हम I0 लिख सकते हैं, तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ये आ जाएगा। ठीक है ना। जहाँ पर आपने पीछे अधिकतम और न्यूनतम मान तो सिद्ध ही कर लिए हैं, फिर भी I max हो जाएगा
4i0, ठीक है ना। फाई की वैल्यू 0 रहेगी, आई मिनिमम 0 होगा, फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी, सॉरी cos स्क्वायर 5/2 का पूरा मान जो हो जाएगा cos स्क्वायर 5/2 का मान 0 हो जाएगा। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर 5/2 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और i का औसत मान जो होगा, ये औसत तीव्रता ये जो होगी ये हो जाएगी 4i0 इंटू 1/2 अर्थात 2i0, क्योंकि cos स्क्वायर 5/2 की औसत वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है ना। ये जब 1/2 रखेंगे तो औसत तीव्रता 2i0 प्राप्त होगी, ठीक।